हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। चैप्टर 7 में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन से टॉपिक कंटिन्यूटी है। और आपको याद होगा कि हमने पर्सन कंपोजिशन पढ़ा था, उसके बाद हमने मोलैरिटी पढ़ा था, हमने मोलैलिटी पढ़ा, और इसके बाद हमने एक और टॉपिक कंप्लीट किया था नॉर्मलिटी। ठीक है, तो आई होप के प्रीवियस लेक्चर सारे आपके क्लियर होंगे। तो कंसंट्रेशन का एक और पॉइंट मैं अभी क्लियर करने जा रहा हूँ। नाउ दिस इज सिंपल एंड इट्स कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी कंसंट्रेशन को समझाने का एक तरीका है। तो मोल फ्रैक्शन जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, नंबर 1। और मोल फ्रैक्शन जो है ये असल में रेशो है। ये असल में रेशो है किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद किसी भी कंपोनेंट के मोल का रेशो है विद ऑल कंपोनेंट्स मोल। यानी किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स शामिल हैं, हम लोग क्या करेंगे कि किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल रेशो निकालना है तो उसके मोल को हम सॉल्यूशन में मौजूद सभी कंपोनेंट्स के जो टोटल मोल्स हैं उससे करेंगे डिवाइड, हम निकालेंगे रेशो। तभी हमने लिखा है कि इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विद द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन। कि किसी सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट्स हैं, वैसे तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, वन इज सॉल्यूट, द अदर इज सॉल्वेंट। ठीक है, एक सॉल्यूट और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल को प्लस कर लेंगे तो वो कहलाएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और उसमें से कितने सॉल्यूट के मोल हैं, ठीक है, तो उसी सॉल्यूट के मोल को हम डिवाइड कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन से। तो एक तो हो गया कि मोल फ्रैक्शन कहते किसको हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मोल को मोल से डिवाइड कर रहे हैं, इस वजह से मोल फ्रैक्शन जो है ये यूनिटलेस एक क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि मोल मोल से कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे इस बात को समझने के लिए कि मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट है कैसे। अब देखिए मैंने एक पॉइंट लिखी है कि कंसीडर अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी। कोई भी एक रैंडम सॉल्यूशन है जिसमें ए जो है इसके 2 मोल हैं और बी जो है इसके 3 मोल हैं। ठीक, अच्छा, अगर हमें पता है कि एक सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं ए और बी, ए के मोल कितने हैं, बी के मोल कितने, दोनों पता हैं, तो इस चीज़ को लेकर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि ए जो कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, या फिर बी जो कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने फार्मूला लिखा है उसमें ए के मोल फ्रैक्शन को फाइंड करना है तो ए के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल से मुराद ये है कि सॉल्यूशन में 2 चीज़ें हैं ए और बी, तो दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको प्लस कर लिया और उसको मैंने आगे क्या कंसीडर किया है, एन टी। ठीक है, तो एन ए अपॉन एन टी, तो एन ए जो क्वेश्चन आपको दिया था उसमें 2 मोल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे तो 2 and 3, नाउ दे आर 5, तो 2 अपॉन 5 नाउ दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.4। तो ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है, 0.4। सिमिलरली अगर आप एक्स बी फाइंड करना चाहते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड करना चाहते हैं, तो हम बी के नंबर ऑफ मोल्स को हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स से कर रहे हैं डिवाइड। तो एन ए प्लस एन बी आप जानते हैं एन टी के इक्वल है, तो नंबर ऑफ मोल्स में ए के उसको एन टी से डिवाइड करोगे तो 3 मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच आर 5। नाउ 3 डिवाइडेड बाय 5 नाउ दैट इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको एक याद रखनी है वो ये कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हों, जब आप हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लोगे तो एक चीज़ जो आप देखोगे वो ये कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन शुड बी एंड मस्ट बी इक्वल टू 1। फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, जैसे परसेंटेज का सम 100 होता है, फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है, 1। तभी मैंने आखिर में एक पॉइंट लिख दी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया था इसमें 2 कंपोनेंट थे। कल को कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, अगर किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स हैं तो हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप मालूम कर सकते हो। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम करना है उस कंपोनेंट के मोल को आप टोटल मोल से करो डिवाइड, जो आंसर आएगा वही उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है। तो आई होप कि ये बात आपके समझ आ गई होगी। दैट्स इट। चलते हैं आगे, एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नाउ दिस इज कॉल्ड सॉल्वेशन। एंड द सॉल्वेशन इज सिंपली, इसके लिए मैंने एक दूसरा वर्ड लिखा है, वो लिखा है हाइड्रेशन। अब ये सॉल्वेशन क्या है और हाइड्रेशन क्या है, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। देखें, वर्ड सॉल्वेशन यूज किया जाता है फॉर एनी सॉल्वेंट। प्रोसेस क्या है इस पे हम बात करेंगे।
जब कोई भी सॉल्वेंट हो तो हम वर्ड यूज करते हैं सॉल्वेशन, लेकिन जब हम सॉल्वेशन की जगह पे वर्ड हाइड्रेशन की बात कर रहे हों तो स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द सॉल्वेंट इज वाटर। जब सॉल्वेंट कौन हो? वाटर। जब सॉल्वेंट वाटर है तो इसी सॉल्वेशन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। ठीक है, तो सॉल्वेशन फॉर सॉल्वेंट एंड हाइड्रेशन इफ द सॉल्वेंट इज वाटर। तो देखना यह है कि व्हाट इज दैट हाइड्रेशन इज ऑल अबाउट, ये हाइड्रेशन है क्या। देखिए भाई, ये जो टॉपिक है हाइड्रेशन, ये स्पेसिफिकली आपकी बुक में जो है वो सिर्फ साल्ट जो होते हैं उनके आयंस की हाइड्रेशन का जिक्र किया गया है। तो हमारा टॉपिक एक लिमिटेड एक सर्कल में रहेगा और वही टॉपिक मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं जो आपके सिलेबस का है। वरना हाइड्रेशन जो है या फिर जो आप कह सकते हैं सॉल्वेशन एक ब्रॉड टॉपिक है, इसमें और चीज़ें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप देखें कि मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कि इंटरेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है तो इंटरेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद द गैसियस केटाइंस एंड एनाइंस। ठीक है, जैसे गैसियस केटाइंस एंड द गैसियस एनाइन, नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी केटाइन या एनाइन जो गैसियस स्टेट में हो, आइसोलेटेड गैसियस केटाइन या गैसियस एनाइन, जब वाटर के टच में आएंगे तो इस कॉन्टैक्ट को, इस इंटरेक्शन को जिसमें वाटर मॉलिक्यूल केटाइंस और एनाइन को इंटरेक्ट करता है, दिस सिंपल प्रोसेस इज सिंपली कॉल्ड हाइड्रेशन। ठीक, नंबर 1। आगे हमने लिखा है कि ड्यूरिंग हाइड्रेशन आयंस आर इंटरेक्टेड एंड सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। और जब वाटर मॉलिक्यूल इन केटाइंस और एनाइन को इंटरेक्ट करेंगे तो इंटरेक्ट तो करेंगे, लेकिन साथ साथ ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये उन आयंस को 3 डायमेंशनल पैटर्न से वो उन आयंस को सराउंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि केटाइंस जो होते हैं और जो एनाइंस होते हैं वो भी चार्ज पार्टिकल हैं। वाटर मॉलिक्यूल भी आपको पता है कि पोलर है, तो बीइंग अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस सिंपल प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन के दौरान एक तो आयंस जो होते हैं वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं और दूसरा कि वो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उन आयंस को एक डेफिनेट पैटर्न से सराउंड भी करते हैं। तो इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। तो आगे चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ कि एनर्जी इज रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस आर हाइड्रेटेड। मतलब जब आयंस की हाइड्रेशन होती है तो देखना यह होता है कि जब 1 मोल आयंस होते हैं, आइदर केटाइंस 1 मोल हो चाहे एनाइंस 1 मोल हो, 1 मोल आयंस को जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करें और उस इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है, नाउ दैट पोर्शन ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस आर हाइड्रेटेड, नाउ दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। कभी कभार इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, जैसे मैंने वर्ड लिखा हाइड्रेशन एनर्जी, हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं वर्ड क्या? हाइड्रेशन। जस्ट चेक इट, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी भी कह सकते हैं या फिर इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। ये हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। नाउ व्हाई एक्सोथर्मिक? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड द आयन, एंड बिहाइंड एवरी अट्रैक्शन देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। ये बात आपको पता होगी कि बिहाइंड एवरी अट्रैक्शन देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलते हैं आगे। तो हमने सीखा कि आयन से होते हैं उनको वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करता है बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑन द आयन एज वेल एज द चार्ज ऑन द एटम्स ऑफ द वाटर। ठीक है, और इस अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो वाटर मॉलिक्यूल आयंस को सराउंड कर लेते हैं और 1 मोल आयन जब सराउंड हो और उसके नतीजे में जो एनर्जी इवॉल्व हो, नाउ दैट पोर्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। चलते हैं आगे। आगे हमने जो पॉइंट क्लियर करनी है, आप देखें कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइड्रेशन। कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हाइड्रेशन को अफेक्ट करते हैं, जिस वजह से हाइड्रेशन या तो बढ़ती है या तो हाइड्रेशन कम होती है। तो कुछ फैक्टर्स मैं यहां पर डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। तो यू कैन सी नंबर 1, पहला फैक्टर जो है वो ये है कि हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक साइज। हाइड्रेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आयनिक साइज के। ठीक है, अब ये आयनिक साइज जो होती है वो बढ़ेगी तो फिर हाइड्रेशन कम, अगर आयनिक साइज अगर स्मॉलर होती जाएगी तो हाइड्रेशन बढ़ती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि आप प्रीवियस लेक्चर से पढ़ चुके हैं कि एक तरफ हमारे पास केटाइंस हैं, एक तरफ हमारे पास एनाइंस हैं। आपने शुरू के लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि केटाइंस जो होते हैं वो हमेशा स्मॉलर होते हैं, एनाइंस जो होते हैं वो हमेशा बिगर साइज के होते हैं। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में एक केटाइन और एनाइन आया है तो फिर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ केटाइन और एनाइन इनमें से कौन सा आयन है जिसको वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी केटाइन। नाउ व्हाई? बिकॉज केटाइंस आर स्मॉलर। तो एज आई टोल्ड यू, स्मॉलर द साइज, स्मॉलर द आयनिक साइज, हायर विल बी द हाइड्रेशन। तो आई थिंक ये पॉइंट आपकी क्लियर होगी।
इसी पॉइंट को लेकर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक पॉइंट लिख दिया है तो उसको मैं रिपीट कर लेता हूँ, केटाइन्स मोर हाइड्रेशन एंड एनाइन्स लेस हाइड्रेशन। तो ये बात हो गई क्लियर। अब देखना यह है कि ये जो आयंस होते हैं इनकी साइज़ जो होती है ये किस तरह से हाइड्रेशन को अफेक्ट करती है, इस बात को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए, लाइक सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड एल्यूमिनियम आयन। आप सब जानते हैं कि सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम 12 एंड एल्यूमिनियम 13। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, पर ये एलिमेंट जो मैंने लिखे हैं ये आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इनकी जो अरेंजमेंट है वो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड वाइज लिखे हैं, और ये सारे एलिमेंट आप जानते हैं कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, नंबर 1। और दूसरी बात ये कि सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि ज़्यादा लॉस हो रहे हैं तो आयनिक साइज जो है सोडियम टू मैग्नीशियम और मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम आयनिक साइज डिक्रीज होती होगी। तो इसी बात को आप देखें कि मैंने 2 पॉइंट लिखे, इन आइसोलेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू द एल्यूमिनियम यू कैन सी आयनिक साइज डिक्रीज। सोडियम टू एल्यूमिनियम आयन क्या हो रहा है, आयनिक साइज डिक्रीज हो रही है। अच्छा, आयनिक साइज अगर डिक्रीज हो रही है तो सिंपली यू कैन से हाइड्रेशन इंक्रीज। तो हाइड्रेशन क्या होती होगी, वो इंक्रीज होती होगी। तो एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है, रिलेशनशिप इनवर्स है। जो बात मैंने पहले कही कि आयनिक साइज और हाइड्रेशन दोनों क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, नंबर 1। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि वो है कि हाइड्रेशन डिक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अगर हम किसी भी ग्रुप की बात करें तो आप जानते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप आयनिक रेडियाई जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो अगर आयनिक रेडियाई इंक्रीज होते हैं तो साइज बढ़ेगी, आयनिक साइज बढ़ेगी तो फिर डेफिनेटली हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। तो ये बात भी याद रखो कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जो है आयनिक रेडियाई के बढ़ने से हाइड्रेशन क्या होती है, वो कम होती है। इसी पॉइंट को मैं रिपीट कर लेता हूँ कि हाइड्रेशन डिक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल एंड दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द आयनिक रेडियाई। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयनिक रेडियाई बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा फैक्टर है जो हाइड्रेशन को अफेक्ट करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज डेंसिटी के। अब देखना यह है कि चार्ज डेंसिटी है क्या, तो चलो थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो भाई चार्ज डेंसिटी जो है दिस इज बेसिकली द चार्ज ऑन द आयन डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द आयन, ठीक है, या आप एरिया कहें या फिर क्योंकि एग्जैक्टली डेंसिटी का वर्ड यूज़ किया है तो हम यहाँ पर मैं वर्ड एरिया की जगह लिख सकता हूँ क्या, वॉल्यूम ऑफ द आयन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी जो है वो चार्ज ऑन द आयन डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। देखना ये होगा कि चार्ज कितनी ज़्यादा है और वॉल्यूम कितना कम है। जितनी चार्ज ज़्यादा होगी और वॉल्यूम कम होगा तो हम कहेंगे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा है। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ इस बात को समझाने के लिए। फ़र्ज़ करो कि मेरे पास 2 आयन हैं, ये 1 और ये 2, ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो आयन है इस पे चार्ज 1 है और इस पे भी चार्ज 1 है, चलो एक ही ग्रुप के 2 आयन हैं, चार्ज आप देख सकते हैं दोनों आयन पे सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी चार्ज और यहाँ पर जो चार्ज है दोनों सेम है। लेकिन अगर हम पहले केस में देखें तो वॉल्यूम कम है, सेकंड केस में देखें तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। जब वॉल्यूम बढ़ा है तो फिर आप जानते हैं कि इस केस में डेंसिटी जो होगी, चार्ज डेंसिटी जिसको हम कहते हैं, वो डिक्रीज हो जाएगी, और इस केस में जो चार्ज डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। बोले क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कम है, चार्ज सेम है लेकिन वॉल्यूम कम है, तो लोअर द वॉल्यूम हायर द चार्ज डेंसिटी। तो ये मेरे ख्याल में पॉइंट क्लियर होगी। तो अब हमें देखना है कि चार्ज डेंसिटी का फैक्टर कैसे काम करता है, किस तरह से चार्ज डेंसिटी हाइड्रेशन को अफेक्ट करती है। तो चलो चलते हैं आगे एक और पॉइंट की तरफ। तो आप देखें कि यहाँ पर मैंने कुछ और एलिमेंट मैंने लिखे हैं, जैसे कि लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, रुबिडियम आयन एंड सीजियम आयन। ये मैंने आयन्स टॉप टू बॉटम लिखे हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम लिखे हैं। अच्छा, इसके बाद देखो सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड एल्यूमिनियम आयन। अब ये जो मैंने आयन्स लिखे हैं ये लेफ्ट टू राइट लिखे हैं। हम पीरियोडिक टेबल का एक ओवरव्यू लेंगे कुछ एलिमेंट्स को लेकर कि टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो किस तरह से चार्ज डेंसिटी का जो है वो फैक्टर जो है वो अपना रोल प्ले करता है, और साथ साथ में हम आयनिक साइज की भी बात करते जाएंगे। तो अगर आप पर्टिकुलर ग्रुप को देखें, जैसे मैंने यहाँ पर एलिमेंट जो लिखे हैं ये सारे फर्स्ट ग्रुप के लिखे हैं,
तो फर्स्ट एक ग्रुप में आप देखो कि लिथियम टू सोडियम, सोडियम टू पोटाशियम, पोटाशियम टू रुबिडियम एंड इवन रुबिडियम टू सीथियम, सब पे चार्ज सेम है 1+1+ एंड 1+, बिकॉज एवरी एटम ऑफ द फर्स्ट ए ग्रुप लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो बात आप सब जानते हैं। और दूसरी बात ये भी आप जानते हैं कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है। चार्ज सेम है, साइज बढ़ रही हो तो मैंने आपको क्या कहा था कि वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर चार्ज डेंसिटी कम होगी तो फिर हाइड्रेशन भी कम होती जाएगी। ठीक है, तो आप देखें कि मैंने क्या लिखा है कि चार्ज डेंसिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, यू कैन सी ओवर हियर, एंड हेंस हाइड्रेशन डिक्रीज। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो फिर हाइड्रेशन क्या हो रही है, वो भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हाइड्रेशन चार्ज डेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, जैसे सोडियम टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम, इसका जिक्र मैं आपसे पहले भी कर चुका, इसी लेक्चर में मैंने ये डिस्कशन आपसे पहले भी की। आपने देखा कि सोडियम से लेकर एल्यूमिनियम तक साइज स्मॉल हो रही थी, आयनिक साइज रिड्यूस हो रही थी, मतलब आयनिक वॉल्यूम जो था वो कम हो रहा था। अच्छा, वॉल्यूम कम होगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ एक और चीज भी काम में आ रही है, वो ये कि ना सिर्फ साइज रिड्यूस हो रही है लेकिन इनकी चार्ज भी इंक्रीज हो रही है। तो आप देख सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम 1+, 2+ एंड 3+। तो बताओ कि आयनिक साइज क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। आयनिक साइज बढ़ रही है? नो, आयनिक साइज कम हो रही है और चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। तो ये दोनों फैक्टर चार्ज डेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो इस वजह से हमने पॉइंट लिखा कि फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम आयन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज, हैंस हाइड्रेशन डिक्रीज, क्योंकि चार्ज डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, इस वजह से हाइड्रेशन भी क्या हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है, क्योंकि हाइड्रेशन और चार्ज डेंसिटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एक और चीज पे आते हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट डाल दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द केस कि वाटर मॉलिक्यूल्स व्हेन एवर सराउंड द आयन, जब भी हाइड्रेशन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल आयन को सराउंड करेंगे तो दे आर डूइंग सो इन ए डेफिनेट जियोमेट्रिक पैटर्न। जब वाटर मॉलिक्यूल किसी भी आयन को हाइड्रेट करते हैं तो एक्चुअल में वाटर मॉलिक्यूल आयन को सराउंड करते हैं। जब ये वाटर मॉलिक्यूल आयन को सराउंड करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न से आयन को सराउंड करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपकी बुक से, हालांकि आपकी बुक में शायद 1-2 एग्जांपल हैं, मैं इसमें से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं। वो ये है कि इन केस ऑफ द कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ब्लू स्टोन, ब्लू विट्रियोल, आप सब जानते हैं, इस पे 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। लिखा है कि 4 वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड ईच कॉपर आयन इन अ स्क्वायर प्लेनर फैशन। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये अगर कॉपर का आयन है, जिसको मैं डॉट से शो कर रहा हूं, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से स्क्वायर प्लेनर पैटर्न में इस वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहे होंगे, वो सराउंड कर रहे होंगे। तो एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा और ये चौथा वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल जब आयन को सराउंड कर रहे हैं, दे आर डूइंग सो इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। तो आई होप सो कि ये बात भी आपकी क्लियर होगी। एक और पॉइंट की तरफ आते हैं, द लास्ट वन ऑफ दिस टॉपिक। लिखा है कि व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सम साल्ट्स, यानी ऐसे साल्ट जिनको हमने पानी में डिजॉल्व किया हुआ है, उसकी सॉल्यूशन बनाई हुई है। लिखा है व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सम साल्ट्स आर एवापोरेटेड देन द साल्ट्स क्रिस्टलाइज अलोंग विद सम वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी किसी भी साल्ट को हमने पानी में डिजॉल्व किया था, अब उसकी सॉल्यूशन को हम एवापोरेट कर रहे हैं, और जब एवापोरेट करेंगे तो वो साल्ट क्रिस्टलाइज तो होगा, लेकिन क्रिस्टलाइज कैसे होगा कि उनके जो आयंस जो कि सॉल्यूशन में जो सराउंडेड थे, जो हाइड्रेटेड थे, ठीक है, और साल्ट जब सॉल्वेंट एवापोरेट होने लगा तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो थे वो इन आयन के साथ अभी भी कंबाइंड रहे। कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो इन आयंस की जान नहीं छोड़ते। तो आयंस जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर साल्ट बना लेते हैं, क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, लेकिन कुछ वाटर मॉलिक्यूल उस क्रिस्टल के साथ आ जाते हैं। सच वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर बीइंग नाउ द पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, नाउ सच वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे वाटर मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, चलते हैं आगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम कार्बोनेट है, डेकाहाइड्रेटेड है, 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इसके साथ। इस तरह से फेरस सल्फेट है तो हेप्टाहाइड्रेटेड है। जैसे कैल्शियम सल्फेट है तो डाइहाइड्रेटेड है, आपने पढ़ा होगा जिप्सम साल्ट। इस तरह से पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट के जो डबल साल्ट है, डबल सल्फेट आपके, इसके साथ 24 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो लास्ट वन इज कॉल्ड पोटाश एलम या सिंपली एलम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कंपाउंड के साथ अलग अलग नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। These all water molecules are called what? These water molecules are called water of crystallization. ठीक है, पर याद रखो कि ऐसे साल्ट
ऐसे साल जिनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी इन्वॉल्व हो या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो उस साल के साथ कनेक्टेड हो, सच साल आर सिंपली कॉल हाइड्रेटेड साल। ऐसे साल को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड साल। पर अगर कोई भी साल हाइड्रेटेड भी हो सकता है और एनहाइड्रस भी हो सकता है, विदाउट वाटर मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए हम हाइड्रस का अपोजिट वर्ड यूज करते हैं। नाउ वी आर कॉलिंग दिस वन एज ए एनहाइड्रस साल। तो याद रखें कि किसी भी हाइड्रेटेड साल को एनहाइड्रस करना है, किसी भी हाइड्रेटेड साल को एनहाइड्रस करना है तो उस साल को डायरेक्टली हीट करें। मैं कुछ रेफरेंस देता हूं आपके टेक्स्ट बुक से। मिसाल के तौर पर जिप्सम आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स की बात हो रही है। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, सपोज टू बी 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो जिप्सम जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब ऑन हीटिंग वाटर मॉलिक्यूल से एवापोरेट होते हैं। इवन आपने एलम के बारे में सुना होगा, टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 4 में है, इंटर क्लास चैप्टर 4 में है। वहाँ पर आपने सुना होगा कि व्हेन एलम इज हीटेड एट अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस और अबव, देन एलम लूजेज ऑल ऑफ इट्स वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड टर्न्स इनटू द बर्न्ट एलम। तो किसी भी हाइड्रेटेड साल को एनहाइड्रस कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक कंपाउंड है Na2CO3.NH2Os, अगर मैं कहूं कि एक कंपाउंड है ओनली Na2CO3, तो आप कहेंगे पहला हाइड्रेटेड है, दूसरा एनहाइड्रेटेड है। पहले कंपाउंड को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, यू प्रोबेबली नो अबाउट इट, वॉशिंग सोडा। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड सोडा ऐश, इसको हम क्या कहते हैं? सोडा ऐश। तो आई होप सो कि आप ये जो टॉपिक है आपका हाइड्रेशन, ये आपके समझ में आया होगा। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिसिस। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।